रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मुरलीधरन ने लोकसभा के अंदर अनाउंस किया कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक मोर देन 1 लाख इंडियंस हैव रिनाउंस देयर सिटीजनशिप। लेकिन ये सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस करके जा कहाँ रहे हैं, कौन सी कंट्री के पास जा रहे हैं? तो सबसे ऊपर जो कंट्री आई है वो है यूएस। सबसे ज़्यादा लोग यूएस जा रहे हैं, उसके बाद कनाडा और थर्ड नंबर पे है यूके विच इज़ यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, मगर ये जा क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि सबसे पहला रीज़न जो है वो है नो डुअल सिटीजनशिप। तो इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है और पासपोर्ट एक्ट है वो अलाउ नहीं करता है कि एक पर्सन के पास इंडियन सिटीजनशिप के अलावा किसी और कंट्री की सिटीजनशिप हो। और इसी वजह से अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहता है तो उसके लिए उसे यहाँ की जो है सिटीजनशिप उसे रिनाउंस करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ की सिटीजनशिप रिनाउंस कर देते हैं उनका यहाँ से नाता ही खत्म हो जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है विच इज़ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो जो लोग अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर देते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस OCI कार्ड के लिए, जो उन्हें अलाउ करता है टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ रिजाइडिंग, वर्किंग और रनिंग अ बिजनेस इन इंडिया। सो अगर हम 2020 का जो है डेटा देखें तो अभी तक 1,91,609 फॉरेनर्स ने रजिस्टर किया है एज OCI कार्ड होल्डर्स, और ये जो डेटा है वो 2020 का है। जो दूसरा रीज़न सामने आया रिनाउंसमेंट का वो था गोल्डन वीज़ा। ये जो गोल्डन वीज़ा है वो अभी इंडियंस में काफ़ी पॉपुलर है। इससे क्या होता है, लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है बाय इन्वेस्टमेंट, यानी जो अच्छे अमीर इंडियंस हैं और वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप पाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, सिर्फ उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। या तो वो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर उस कंट्री के अंदर कोई प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो अभी जो है काफ़ी सारी कंट्री के अंदर ये गोल्डन वीज़ा चल रहा है। सो दीज कंट्रीज इंक्लूड UAE, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, स्पेन, पोर्तुगल, ग्रीस एंड माल्टा। सो इन सभी कंट्रीज़ के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इजीली वहाँ की जो है सिटीजनशिप मिल जाती है, इजीली वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। थर्ड रीज़न जो है रिनाउंसमेंट का वो है पुअर पासपोर्ट स्कोर। सो अकॉर्डिंग टू हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो इंडियन पासपोर्ट की अभी करेंट रैंक है वो 145th है, और वो हमें ऑफ़र करता है वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू जस्ट 60 डेस्टिनेशंस। यानी अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप 60 कंट्रीज़ के अंदर बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर जा सकते हो। बट ये रैंक इतनी ज़रूरी क्यों होती है और इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये कम है और इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सो जितनी ज़्यादा जो है हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग होगी इंडेक्स के अंदर, उतना ही बेटर एक्सेस मिलता है एक पर्सन को टू ट्रैवल वीज़ा फ्री टू मैनी कंट्रीज। साथ साथ ये एग्जेम्प्ट भी करता है फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन द इमिग्रेशन प्रोसेस विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। और यही कारण है कि हर कंट्री जो है वो अपना पासपोर्ट स्कोर बढ़ाना चाहती है, ज़्यादा रखना चाहती है, ताकि उनके कंट्री के लोगों को जो है ईजीली वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जा सकें, बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें। एंड लास्ट पॉसिबल रीज़न इज़ टैक्स रेट्स, क्योंकि कंट्रीज़ जैसे कि UAE और सिंगापुर जो है वो काफ़ी लो टैक्स रेट रखती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया के जो वेल्दी नेशनल्स हैं, जो लोग जो काफ़ी अमीर हैं, वो इन कंट्रीज़ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, वहाँ जाके रहना चाहते हैं ताकि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। ये एक स्कीम है टैक्स एवेजन की भी। ये तो अब हमने बात कर ली उन पॉसिबल रीजंस की जिसकी वजह से इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हैं। लेकिन कौन सा लॉ जो है वो इसे गवर्न करता है और कौन सा लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? सो द एक्ट विच गवर्न्स ऑल ऑफ दिस इज़ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके जो आर्टिकल्स 5 से लेके आर्टिकल 11 है वो भी सिटीजनशिप से डील करते हैं, लेकिन वो काफ़ी इलेबोरेट नहीं है, वो बहुत इन डेप्थ नहीं बताएंगे, लेकिन वो ओवरऑल आपको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट बता देंगे कि किसे किसे जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। एंड इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पे कौन कौन से लोग जो है इंडिया के सिटीजनशिप बन गए। बट
it does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to the commencement of the constitution। और इसी की वजह से, इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से जो है हमें हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 मिल गया। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उन्हें बनाने की पावर किसके पास है। सो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन रिगार्ड टू सिटीजनशिप, और इसीलिए पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन अब ये सिटीजनशिप होती क्या है? सिटीजनशिप बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, और हर मॉडर्न स्टेट की तरह इंडिया के अंदर भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं एलियंस। तो जिन लोगों के पास सिटीजनशिप होती है या जिन्हें हम सिटीजन्स मानते हैं, उनके पास बेसिकली सारे राइट्स होते हैं इन रिगार्ड टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें इंडिया का फुल मेंबर माना जाता है। और ये जो सिटीजनशिप है, ये बेसिकली एक आइडिया है ऑफ एक्सक्लूजन, टू एक्सक्लूड दोज हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उन्हें जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं उन्हें अलग रखा जाए, एक्सक्लूड किया जाए। और इसीलिए जो इंडिया की सिटीजनशिप है, जिन दो प्रिंसिपल्स पे ग्रांट की जाती है, वो है, जो पहला प्रिंसिपल है वो है जस सोली, यानी बर्थ के हिसाब से। अगर आप इंडिया के अंदर बर्थ हुए हो, आप पैदा हुए हो, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है, उस बेसिस पे। और दूसरा है जस सैंग्विनिस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है, यानी आपका कोई भी पेरेंट, ईदर ऑफ योर पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीज़न है, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप ईजीली मिल जाएगी। लेकिन ये इंडियन सिटीजनशिप पाने के भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला है बाय बर्थ। तो अगर कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987, वो इंडियन सिटीज़न माना जाएगा बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स की क्या नेशनैलिटी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस पीरियड के बीच में बॉर्न हुए हो, इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो, तो आप इंडियन सिटीज़न हो। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है आफ्टर 1 जुलाई 1987, तो उस केस में उसे इंडिया का सिटीज़न तभी कंसिडर किया जाएगा अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स थे जब वो पैदा हुआ। यानी जब वो पैदा हुआ उस टाइम पे उसके पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या थी, यही डिटरमाइन कराएगा कि वो इंडियन सिटीजनशिप होगा या नहीं, उसे मिलेगा या नहीं। देन थर्ड कैटेगरी इज़, अगर कोई भी पर्सन जो 3 दिसंबर 2004 के बाद बॉर्न हुआ है, देन इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर उसके दोनों पेरेंट्स के अंदर से कोई भी एक पेरेंट अगर इंडियन सिटीज़न है, तो उस केस में उसे आराम से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट दूसरा जो पेरेंट है वो इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री का इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात करें जो एम्बेसी के अंदर काम करते हैं या सिर्फ वो इंडिया में पोस्टेड हैं और उस दौरान उनके कोई बच्चा पैदा होता है इंडिया के अंदर, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज दैट चाइल्ड इज़ बॉर्न इन इंडिया, उसे नहीं मिलेगी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पोस्टेड हैं। और जस्ट बिकॉज उस बच्चे का वहाँ बर्थ हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकेंड कैटेगरी की जो सिटीजनशिप मिलती है वो होती है बाय रजिस्ट्रेशन। सो इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर एक पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सो ऑन एप्लीकेशन क्या होना होगा, देखना पड़ेगा कि वो जो पर्सन ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो इंडिया के अंदर इल्लीगल माइग्रेंट तो नहीं है। इसके अलावा अगर वो ये सारी कैटेगरीज जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगर वो फुलफ़िल करता है इसके अंदर से कोई भी कैटेगरी, तो उसको ईजीली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यानी कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, जो कि ऑर्डिनरीली इंडिया के अंदर रहता है फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इज कोई भी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, वो अप्लाई कर सकता है। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसका स्पाउस जो है इंडियन सिटीज़न का है, यानी किसी पर्सन ने एक इंडियन सिटीज़न से शादी की है और शादी के बाद वो दोनों ही इंडिया के अंदर रह रहे हैं फॉर 7 years, तो 7 साल बाद वो जो स्पाउस है जो इंडियन सिटीज़न नहीं है वो ईजीली
इजीली ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन। अगर हम माइनर चिल्ड्रन की बात करें, उन बच्चों की बात करें जिनके पेरेंट्स जो हैं इंडियन सिटीजन्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन जो कि फुल एज एंड कैपेसिटी का है, जिसके पेरेंट्स जो हैं रजिस्टर्ड है इंडियन सिटीजन्स, या फिर दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट जो है रह चुका है इंडियन सिटीज़न ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और अभी भी इंडिया के अंदर रहता है फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसे इजीली यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। या फिर वो जो पर्सन है he or she has been registered as an overseas citizen of India card holder for 5 years और अब जो है वो इंडिया के अंदर ही रह रहा है for 12 months जस्ट बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, तो उसे ईजीली इंडिया की सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाएगी। सो इन सभी कैटेगरीज़ के अंदर आपको ईजीली इंडिया की सिटीज़नशिप मिल सकती है। बट जैसे ही आपको इंडिया की सिटीज़नशिप मिलेगी उससे पहले आपको ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी पड़ेगी बिफोर यू आर रजिस्टर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कैटेगरी की सिटीज़नशिप जो आपको अवेलेबल है वो है बाय डिसेंट। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्सन हु वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 उसे इंडियन सिटीज़न माना जाएगा बाय डिसेंट अगर उसके फादर जो हैं वो इंडियन सिटीज़न है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। And if a person is born outside India on or after 10 December 1992 उसे इंडिया का सिटीज़न तभी कंसिडर किया जाएगा अगर उसके दोनों पेरेंट्स के अंदर से कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडियन था, इंडियन सिटीज़न था एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ। एंड इफ़ अ पर्सन वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 उन्हें इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा, उसके पेरेंट्स को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है, ये जो माइनर है, इसके पास किसी भी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है एंड हिज और हर बर्थ इज़ रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 year ऑफ दैट चाइल्ड्स बर्थ। नेक्स्ट कैटेगरी की सिटीजनशिप जो हमें अवेलेबल है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, एनी पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन अगर वो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरीली 12 साल से रह रहे हैं, यानी आपने एप्लीकेशन फाइल करने से 12 साल पहले से आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं और आपकी जो है आप सारी क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करते हैं जो हमें अवेलेबल है इन दी 3rd शेड्यूल ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। और जो लास्ट मीन्स हमें अवेलेबल है फॉर गेटिंग द इंडियन सिटीजनशिप वो है बाय टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन। यानी अगर इंडिया किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो जिस टेरिटरी को उन्होंने एक्वायर किया है उस टेरिटरी पे रहने वाले हर एक पर्सन को ऑटोमेटिकली जो है वो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है उस दिन से जिस दिन से इंडिया जो है उस टेरिटरी को एक्वायर करता है। बट ये जो सिटीजनशिप एक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी होते रहे। लेकिन एक अमेंडमेंट जो हुआ उसने तहलका मचा दिया, उसने काफ़ी प्रोटेस्ट हुई, वो था 2019 का अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या हुआ, ये जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज करता था टू परमिट मेंबर्स ऑफ 6 कम्युनिटीज़ जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। सो ये जो कम्युनिटी के लोग थे जो कि आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान, दे कैन लिव इन इंडिया अगर उन्होंने एंटर किया है इंडिया के अंदर बिफोर 31 दिसंबर 2014। अब इसका फ़ायदा क्या था, इससे क्या फ़ायदा हो रहा था, इससे ये फ़ायदा हो रहा था कि जो रिक्वायरमेंट थी 11 साल की कि आपको 11 साल रहना पड़ेगा कम से कम इंडिया के अंदर, वो अब कम होकर सिर्फ 5 साल रह गई। साथ साथ ये जो नोटिफिकेशन थी ये एग्जेम्प्ट करती है इन माइग्रेंट्स को फ्रॉम पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेनर्स एक्ट, क्योंकि उनके ही अलग रिक्वायरमेंट्स है तो वो सब जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। बट इसके लिए ये जो अमेंडमेंट आया, जो बिल आया इसके अगेंस्ट काफ़ी सारी प्रोटेस्ट हुई। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन असम प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस बिल। क्यों ये प्रोटेस्ट हुई, क्योंकि इट विल ग्रांट सिटीजनशिप टू बांग्लादेशी हिंदू जो कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो इसलिए इस रिगार्ड के अंदर जो है काफ़ी जो है प्रोटेस्ट हुए। बट इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, गवर्नमेंट ने इसका जस्टिफिकेशन दिया वो ये था कि ये जो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं
वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ये कहा गया कि अगर आप अलाउ कर रहे हो तो सारी कम्युनिटीज़ को अलाउ करो, सिर्फ इन्हीं 6 कम्युनिटी के लोगों को क्यों। बट इसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो हैं वो माइनॉरिटी के अंदर हैं और इसीलिए उन्हें हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर मेजॉरिटी के अंदर आते हैं और इसीलिए हम ये उनके बारे में नहीं कह सकते कि उनके साथ कोई रिलीजियस पर्सिक्यूशन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और इसीलिए हमने सिर्फ इन्हीं 6 कम्युनिटीज़ के लोगों को जो है वो शामिल किया है। बट अब जो है रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो है एक अनाउंसमेंट किया है लोकसभा के अंदर विच इज़ ऑफ ब्रॉडर एस्पेक्ट, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इज़ ऑल सेट टू ईज द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू मेंबर्स ऑफ 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, जिनके जो पासपोर्ट और वीज़ा है वो सीज़ हो गए थे कि अब इन्हें वैलिड नहीं माना जाएगा ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया। लेकिन अब जो होम मिनिस्ट्री है वो रिवैम्प करने वाली है सिटीजनशिप पोर्टल को, और अब जो ये पोर्टल है वो एक्सेप्ट करेगा पासपोर्ट और वीज़ा जो कि एक्सपायर हो गए हैं। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट और वीज़ाज़ को भी एक्सेप्ट करेगा, और ये जो एप्लीकेशन है इट विल बी कमिंग फ्रॉम हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, जो कि 3 कंट्रीज से आ रहे होंगे विच इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया, कैसे मिलती है, क्या है, क्यों लोग रिनाउंस करके जा रहे हैं। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.